हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया बढ़िया रहना चाहिए दोस्त. सो टुडे लेट्स एंड दिस चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, विजुअलाइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग डेटा. हमने इस पे 3 क्लासेस ऑलरेडी स्पेंड कर ली है अराउंड 1 आवर की. एंड हम ऑर्गेनाइजिंग विजुअलाइजिंग ख़त्म कर चुके हैं कम्प्लीटली. डिस्क्राइबिंग का हमने हाफ पार्ट ख़त्म करा है. आज हमें डिस्पर्जन कंप्लीट करना है. ओके मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा आपको रिविजन कराने का, उसके बाद वील मूव फॉरवर्ड फास्ट. ओके और हमेशा की तरह इन डेप्थ में जाएंगे, हर कॉन्सेप्ट को आराम से समझेंगे. ठीक है, विद एग्जांपल. ओके जी, ओके सर. दीज आर द रूल्स ऑफ द क्लास. यू कैन रीड द सेम बाय स्टॉपिंग द वीडियो. आई एम नॉट रीडिंग इट आउट एंड आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड. वेट अ सेक. ओके ओके फाइन. नो नो इश. ओके तो आज हमारा सेकंड चैप्टर नॉर्मली खत्म हो जाएगा, फिर हम थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर पे आराम से चलेंगे. एंड दोनों के अंदर प्रोबेबिलिटी कॉमन है. प्रोबेबिलिटी आपका बहुत ज़्यादा जगह पे आपका यूसेज आएगा प्रोबेबिलिटी का जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो. देयरफॉर इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हम ये नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट कर देंगे. फाइन, चलो जी चलो सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो हमने यहाँ पे देखा था इस स्लाइड के अंदर वाई डेटा इज इम्पॉर्टेंट. आई थिंक यू नीड सम स्ट्रक्चर्ड नोट टू सी इट आउट. मैंने जो नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, आपको मैं वो दिखाता हूँ. ओके जस्ट होल्ड फॉर अ सेक. ये तो हमने स्लाइड वर्क करा था. एंड जैसा कि आप लोग जानते हो, स्लाइड वर्क के अंदर हमने, आपका थोड़ा बहुत मैसी सा लग रहा होगा बट इसके अंदर हमने इन डेप्थ डिटेल डिस्कशन करा था. तो मुझे आपको दिखाना है नोट्स जिससे आप आराम से देख पाओ. एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे. ओके जी, ओके सर, ओके ओके. मैं लेके आ रहा हूँ नोट्स आपके सामने. फाइन, ओके लेट मी जूम इन. ओके सर ओके जी, ओके फाइन. लेट्स मूव हियर. ओके ओके ओके. तो हमने पहला डिस्कशन हमने स्टार्ट करा था ये समझने से कि हमारा रोल ऑफ डेटा इन द मॉडर्न इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस क्या होता है. एंड उसके चैलेंजेस के अंदर हमने एक बात ये देखी थी कि जिस जिस तरीके से अब इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री और डेटा डिजिटाइजेशन होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे पास लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रही है, हाई वेलोसिटी ऑफ डेटा आ रहा है एंड वाइड वेराइटी ऑफ डेटा आ रहा है, जिसमें हमने ये चेकआउट किया था कि ऑडियो भी आ रहा है, वीडियो भी आ रहा है, आपका टेक्स्ट मैसेजेस भी आ रहा है और डिफरेंट डिफरेंट तरह के और डेटा सेट्स आ रहे हैं हमारे पास. देयरफॉर उनका इंटरप्रिटेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो हमारे ऑब्जेक्टिव से कैसे अलाइन होना, उसको समझने के लिए हमें डेटा के आर्किटेक्चर को, डेटा के टाइप्स को, डेटा के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो सब समझना ज़रूरी है. देयरफॉर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए आती है गार्बेज इन गार्बेज आउट की, कि अगर मैंने गलत डेटा अंदर डाला तो मेरा आउटपुट या फिर जो वो इनसाइट प्रोवाइड करेगा डेटा, वो भी गलत ही प्रोवाइड करेगा. ओके ओके. एंड हम रॉ डेटा को, जो हमारे पास रॉ डेटा आया है, उसको इनसाइट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसके लिए हमने 5 स्टेप्स देखे थे. पहला कलेक्शन, पहले डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको क्लीनिंग करेंगे, देन डेटा की क्लीनिंग करेंगे एंड फिर आपका डेटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा. फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसे समराइज करेंगे एंड फिर मॉडलिंग एंड इंटरप्रिटेशन करेंगे. ठीक है. फिर हमने डेटा के टाइप्स को पढ़ा था कि डेटा के टाइप्स होते हैं आपके न्यूमेरिकल वर्सेस कैटेगोरिकल डेटा, क्रॉस सेक्शनल वर्सेस टाइम सीरीज वर्सेस पैनल डेटा भी चेकआउट किया था, और स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. सर न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है? न्यूमेरिकल डेटा वो होता है जो नंबर्स होते हैं आपके, जो काउंटेड क्वांटिटीज होती है, दैट रिप्रेजेंट द मेजर्ड और काउंटेड क्वांटिटीज एंड आर एक्सप्रेस्ड एज नंबर्स. ठीक है. जैसे कि सर कंटिन्यूस डेटा, नॉमिनल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा के अंदर क्या आता है, कंटिन्यूस डेटा, डिस्क्रीट डेटा. कंटिन्यूस डेटा किसे कहते हैं कि कंटिन्यूस डेटा कोई सी भी वैल्यू ले सकता है विद इन रेंज और विदाउट रेंज. सपोज करो कि हमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ लमसम इन्वेस्टमेंट निकालनी है. नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट रेट एंड द टाइम एंड द अदर फैक्टर्स. लेट्स से अगर आपने एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया, आपको 10 साल के बाद उसके पास रिटर्न क्या आएगा नहीं पता आपको, वो तो कुछ भी हो सकता है, वो आपका स्टॉक के ऊपर, रिटर्न के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट. therefore it can take any value, you are not sure what value it would take, therefore it is a continuous data. ठीक है. नाउ फिर हमने पढ़ा था डिस्क्रीट डेटा. डिस्क्रीट डेटा नॉर्मली क्या होता है कि
आपको पता होता क्या होने वाला है, अराइज फ्रॉम अ काउंटिंग प्रोसेस। सपोज करो आपने एक बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया, एक बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया, उसके अंदर आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो आपके पास सर्टेन है कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया? 5 साल के लिए। ओके, 5 साल काउंटेबल है, ठीक है, आप उसे काउंट कर सकते हो, फाइनाइट नंबर है, काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज है। वाइल कंटिन्यूस डेटा में आप काउंट नहीं कर पा रहे थे क्या वैल्यू लेगा, यहाँ पे तो आप काउंट कर सकते हो कि अगर 5 साल, अगर बॉन्ड को छोड़ दे, एफडी के अंदर अगर 5 साल आप इन्वेस्ट करते हो, 7% का इंटरेस्ट रेट है, तो आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता होगा कि वहां पे कितना आपको पैसा मिलने वाला है 5 साल के बाद, ठीक है। तो उसे डिस्क्रीट डेटा के बाद अंदर देखते हैं, ठीक है। फिर हमने कैटेगोरिकल डेटा देखा था। कैटेगोरिकल डेटा आपको लेबल्स की तरह इस्तेमाल होता है, ओके, लेबल्स की तरह इस्तेमाल होता है। और उसके अंदर फर्दर दो डिवीजन आती है, नॉमिनल डेटा एंड ऑर्डिनल डेटा। नॉमिनल डेटा कौन सा होता है सर? नॉमिनल डेटा होता है जिसको हम लॉजिकली अरेंज नहीं कर सकते। ऑर्डिनल डेटा कौन सा होता है? जिसको हम लॉजिकली अरेंज कर सकते हैं। दो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, मैंने एक कॉलम बनाया मैंने सेक्टर्स का, सेक्टर के अंदर लिखा था मैंने स्टील, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, एफएमसीजी, आईटी सेक्टर। और सेकंड कॉलम बनाया मैंने नंबर ऑफ कंपनीज, जिसमें मैंने एक सेक्टर के अंदर कितनी कंपनीज है वो लिखा। किसी के अंदर 6, किसी के अंदर 7, किसी के अंदर 8, किसी के अंदर 20, किसी के अंदर 30, ठीक है, ये लिख दिया। कैसे आप लॉजिकली अरेंज कर सकते हो? नहीं। कौन सा डेटा हुआ? नॉमिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा का एग्जाम्पल, मैंने म्यूचुअल फंड लिए, 5 म्यूचुअल फंड लिए, उसको जिस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न मुझे प्रोवाइड किया उसे 5 स्टार प्रोवाइड करा। जिस म्यूचुअल फंड ने मुझे सबसे कम रिटर्न प्रोवाइड करा उसे 1 स्टार प्रोवाइड करा। ऐसे ही 5 जो बाकी बचे हुए 3 म्यूचुअल फंड है, उसको किसी को 2 स्टार, किसी को 3 स्टार, किसी को 4 स्टार। क्या इसको मैं लॉजिकली अरेंज कर सकता हूँ? यस, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस फ्रॉम वर्स्ट टू द बेस्ट और द बेस्ट टू द वर्स्ट। तो इसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनल डेटा, जिसको हम लॉजिकली अरेंज कर सकते हैं। चलो सर आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा था क्रॉस सेक्शनल टाइम सीरीज एंड पैनल डेटा। टाइम सीरीज किसे? सपोज करो मैंने एक कॉलम ले रखा है रेवेन्यू का और एक कॉलम ले रखा है आपका ईयर का। तो ईयर 1 में क्या रेवेन्यू था उसके आगे लिखा, ईयर 2 में क्या था, ईयर 3 में क्या था, ईयर 4, ईयर 5, ठीक है। ये एक टाइम सीरीज बन गई। एक टाइम सीरीज बन गई मतलब एक टाइम से हमने रेवेन्यू लिख लिया तो टाइम सीरीज बन गई। इसको क्या बोलते हैं? टाइम सीरीज, ठीक है। अब अगर मैंने लिखा, अब मेरे कॉलम आते हैं कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, ठीक है, और रो में मैंने लिखा रेवेन्यू। तो रेवेन्यू ऑफ कंपनी ए, रेवेन्यू ऑफ कंपनी बी, रेवेन्यू ऑफ कंपनी सी। तो ये क्या बन गया? ये बन गया क्रॉस सेक्शनल डेटा, ठीक है। टाइम सीरीज और क्रॉस सेक्शनल डेटा को मैंने कंबाइन कर दिया तो क्या बन गया? पैनल डेटा। मतलब कि यहां पर अब ईयर भी आ रहे हैं और कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी का रेवेन्यू भी आ रहा है और एक तरह से टेबल बन गई अपनी, ठीक है। अगर पूरा डिपिक्शन चाहिए तो लास्ट वाली वीडियो को जाके देखो, उसमें सब कुछ आपको क्लियरिटी पता लग जाएगी। दिस इज अ रिविजनरी वीडियो, ठीक है, स्टार्टिंग में। इसके बाद हम डेप्थ में चल ही रहे हैं आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर, ठीक है। फिर हमने स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में बात करी थी कि जो स्ट्रक्चर डेटा होता है वो हाईली ऑर्गेनाइज होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मैसी होता है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी नहीं होती। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मिसिंग वैल्यू हो गई या फिर ऑल्टरनेट डेटा हो गया, टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, तो उसको हमें अरेंज करना पड़ता है या उसको विजुअल प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है उसकी, ठीक है। नाउ ये मैंने एक समरी डाल रखी है एज सच आप लोगों के लिए। यू कैन जस्ट डाउनलोड द नोट्स एंड रीड इट आउट एट योर ओन। फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग द डेटा पे गए थे, जिसमें हमने देखा था 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल एरे एक रो, मतलब एक आप ऐसा हो गया ना आपका एक, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था सेक्टर और नंबर ऑफ कंपनीज, सिर्फ ये वाला सेक्टर और नंबर ऑफ कंपनी 1 डायमेंशनल एरे। और अगर हमने सेकेंड एग्जांपल लिया था ईयर, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, 1 2 3 4 5 और उसका ए बी सी का रेवेन्यू, ए बी सी का रेवेन्यू, देयरफॉर वो एक टेबल बन जाती है। उसे क्या कहते हैं हम? 2 डायमेंशनल एरे। फाइन। मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल करेंगे? सर हम मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के लिए आपने कुछ स्ट्रैटेजी बताई थी, ऑब्वियसली बताई थी कि हम उससे मिसिंग वैल्यू को 0 मान सकते हैं मगर और नॉन जीरो भी मान सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द डेटा एंड द इकोनॉमिक सेंस यू वांट टू मेक इट आउट ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। इसके ऊपर हमने डिटेल्ड एग्जाम्पल देखा था जिससे हमने ये पता करा था कि हमें इस वाले डेटा सेट में, पर्टिकुलर डेटा सेट में हमें 0 नहीं मानना चाहिए, इसमें हमें एवरेज निकालना चाहिए। और एवरेज निकालने के लिए भी हमने 3 मेथड देखे थे कि किस तरीके से हम एवरेज निकाल सकते हैं। ओके चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आ रहा होगा याद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था आपका कि
इट्स अ टैबुलर डिस्प्ले शोइंग हाउ ऑफन ईच डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ द ग्रुप या बिन अकर्स इन द डेटा। इसके अंदर दो कैटेगरी पढ़ रही थी हमने, एक तो कैटेगोरिकल डेटा के लिए, एक न्यूमेरिकल डेटा के लिए। कैटेगोरिकल डेटा के लिए हमने सेक्टर्स देखे थे और उसके अंदर हमने कितनी कितनी कंपनी है वो, उसका हम हिस्टोग्राम बना सकते थे। तो हमने वो कैटेगोरिकल डेटा के लिए देखा था। न्यूमेरिकल डेटा के लिए क्या देखा था सर? न्यूमेरिकल डेटा के लिए आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमें बिन्स बनाने पड़ते थे। क्या बनाने थे? बिन्स बनाने पड़ रहे थे। ये आएगा नहीं आपको बिन्स बनाने के लिए, मगर पता होना चाहिए बनते कैसे हैं, बिकॉज वाइल यू आर वर्किंग इन द जॉब और वाइल यू आर प्रेजेंटिंग द डेटा इन फ्रंट ऑफ योर बॉस और समवन और यू आर डूइंग द बिजनेस, तो आपको ये प्रेजेंटेशन स्किल्स थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। तो इसमें हमने देखा था कि भाई पहले असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, फिर हम रेंज निकालेंगे, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, बिन नंबर ऑफ बिन्स डिसाइड करेंगे, फिर विड्थ निकालेंगे उसके बिन की, एंड फिर उसकी बाउंड्रीज को हम डिसाइड करेंगे एंड देयरफॉर क्रिएट करेंगे हम बिन को। ओके ये पूरा डिस्कशन प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आपको कराया गया है। लेट आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। रिलेटिव एंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसके अंदर सिंपल एग्जांपल जिसमें हमने सारी फ्रीक्वेंसी के बारे में एक ही एग्जांपल में सब खत्म कर दिया था। क्या सर? हमारे वही वाला सेम एग्जांपल है, सेक्टर्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ कंपनीज उसके अंदर सेक्टर के अंदर कितनी कितनी है वो दे रखी है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी? ये मेरी होगी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया सर? एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। अब मैं उन 5 सेक्टर के अंदर, जो अभी 5 सेक्टर के अंदर जितनी 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 कंपनीज है, जितनी 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 कंपनीज है उनका नीचे टोटल करूंगा, ठीक है। उसको एक सेक्टर के अंदर जितनी कंपनीज डिवाइडेड बाय टोटल करूंगा, वो आएगी मेरी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह की, क्यूमुलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी जिसमें मैंने एब्सोल्यूट नंबर्स दे रखे हैं, कितनी 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 कंपनीज है। तो फर्स्ट की तरह रहेगा नंबर, सेकंड वाला फर्स्ट प्लस सेकंड में आ जाएगा, थर्ड में फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड में आ जाएगा, फोर्थ में फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ में आ जाएगा, फिफ्थ में 1 to 5 का टोटल आ जाएगा जो 100% आएगा, या फिर टोटल नंबर ऑफ कंपनीज आएगा। ऐसे ही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में एडिटिव प्रिंसिपल का इस्तेमाल करता हूं। ओके वी हैव डेल्ट इन डेप्थ द डिटेल्ड एग्जांपल, यू कैन वॉच द वीडियो। तो ये चीज करने की जरूरत नहीं है हमें। ओके फिर हमने कंटिंजेंसी टेबल के बारे में बात करी थी कि रो इनटू कॉलम में डिसाइड होती है कंटिंजेंसी टेबल, राइट। और उसके अंदर जॉइंट फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? जॉइंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, यहाँ पे जो नंबर लिखा है ये इन दोनों के रो और कॉलम के इंटरसेक्शन पे है, ये वाला नंबर इंटरसेक्शन पे है, उसे क्या कहते हैं हम सर? जॉइंट फ्रीक्वेंसी। जो और रो का टोटल लिखा होता है, कॉलम का टोटल लिखा होता है टेबल के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं सर? मार्जिनल फ्रीक्वेंसी। ओके चलो जी चलो सर आगे चलते हैं, ठीक है। ये सारा हमने इन डेप्थ डिस्कशन कर चुके हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे विजुअलाइजेशन की बात है। अभी मैं इसे कर देता हूँ बंद, हम विजुअलाइजेशन यहीं पे देखेंगे, क्योंकि ये विजुअलाइजेशन के डायग्राम्स आपके अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि यार मुझे पढ़ाना ऐसे पसंद नहीं है कि मैं आपको नोट्स अभी दिखाया मैंने और मेरे से रीड आउट नहीं होगा। मैं अपने इनसाइट, अपने एक्सपीरियंस से आपको पढ़ाना चाहता हूँ, एंड जो नोट्स में लिखा है वो सारा ऑलरेडी कवर अप होता है। ओके एंड वही आपके काम आएगा नॉर्मली। ये जो नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं जिससे आप फ्यूचर में दोबारा लेक्चर देखने की ज़रूरत ना पड़े। नोट्स खोलो, मुश्किल से 10-12 पेज के हैं नोट्स, 10 से 16 पेज के हैं नोट्स, काम खत्म करो पढ़ के। ओके और आप जो मैं लिखवा रहा हूँ वो तो नोट्स बना ही रहे होंगे, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, ठीक है। चलो जी चलो सर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। रुको 1 मिनट रुको। कंटिंजेंसी टेबल में हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी, करेक्ट है। फिर हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने देखी थी कंफ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर कि भाई कोविड के अंदर अगर 15% का रिजल्ट रॉन्ग दे देता, किसी कंट्री की लेबोरेटरी अगर 15% का रॉन्ग रिजल्ट दे देती तो किस तरीके से हाहाकार मच जाता। तो सोशल और इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाई जाती है। और ये वाली कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपके हाइपोथेसिस वाले चैप्टर में भी आने वाली है, जहाँ पे टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर की मैंने बात करी थी। उसको मैंने फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव के रिलेटेड है। बाकी उसको हम इन डेप्थ में बाद में देखेंगे। चलो जी सर आगे चलते हैं। विजुअलाइजेशन टेक्निक के अंदर हमने पहला पढ़ा था हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स,
हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। हिस्टोग्राम तो हमें बनाना आता है सर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का मतलब क्या होता है? हिस्टोग्राम के अंदर जो टॉप पोर्शन है ये रेड वाला, उसके मिडल पॉइंट और उसको फिर स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाता है। ओके सर, अगर मैंने वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो अभी हमने डिस्कस करी है कि सर एक तो होती है आपकी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक होती है आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक होती है आपकी क्यूमुलेटिव एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी और एक होती है क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये वाली चीज को अगर मैंने यहां पे डाल दिया तो क्या डायग्राम ऐसा नहीं बन जाएगा? क्या डायग्राम ऐसा नहीं बन जाएगा? बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। और जो हमने क्या क्या पढ़ा था कि जहां पे स्लोप स्टीप होगा वहां पे ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा होंगी। एंड यही सेम एग्जांपल आपका पिछले वाले से साथ, ये वाला सेम एग्जांपल है, ये और ये सेम डेटा से बनाए गए हैं। -1 से 1 के अंदर जब मैं बोल रहा हूं कि जब स्लोप स्टीप होगा उसके अंदर ऑब्जर्वेशन ज्यादा होंगी, तो इसका मतलब सर -1 से 1 तक का जो पहला एग्जांपल था उसमें तो सर ये आप सही कह रहे हो, ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा थी जब हिस्टोग्राम बड़ा आ रहा था। गॉट इट? ओके सर, ओके फाइन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? बार चार्ट नॉर्मल बार चार्ट है। हमने 5 सेक्टर पकड़ लिए, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, हेल्थ केयर एंड यूटिलिटीज। उसके अंदर कितनी कितनी कंपनीज है वो हमने यहाँ पे लिख दिया फ्रीक्वेंसी में डाल के। क्या सर ये हॉरिजॉन्टल बना है, वर्टिकल बना सकते हो? मर्जी है तुम्हारी, वर्टिकल बना लो। ऐसा तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, वर्टिकल बना लो। क्या वर्टिकल बना लो, यहाँ पे ऐसे बनाओ और फिर उसको ऐसे बना लो, बस और क्या बन जाएगा वर्टिकल। अब वो तोड़ना आ रही है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बार चार्ट के बाद हमने पढ़ा था स्टैक्ड बार चार्ट। उससे पहले एक और चीज रहेगी, ग्रुप बार चार्ट। ग्रुप बार चार्ट का मतलब क्या सर? हमारे सेक्टर के साथ उसकी मार्केट कैप भी दे रखी थी। क्या दे रखा था सर? मार्केट कैप भी दे रखी थी। पिछले वाले क्लास में आपने बताया था। यस, क्या दे रखा था? कुछ टेबल वो इस तरीके से बन रही थी। कैसे बन रही थी? मार्केट कैप, स्मॉल, मिड, लार्ज। ठीक है, यहाँ पे सेक्टर 1 2 3 4 5 मतलब सेक्टर के नाम लिखे हुए थे। फिर यहाँ पे स्मॉल कैप में कितनी कंपनी, मिड कैप में, लार्ज कैप में, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। यहाँ पे नीचे टोटल, यहाँ पे टोटल और यहाँ पे पूरे रो और कॉलम का टोटल ये दे रखा था। इस तरीके से बन रखा था। तो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ सेक्टर लिया 1 2 3 4 और उसके ये वाले नंबर ले लिए, तो ये वाला चार्ट बन गया। ठीक है, उसके साथ में मैंने अगर ये कॉलम वाला ये भी उठा लिया, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तो ये ग्रुप चार्ट बन गया। तो हर एक सेक्टर के अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर ही है, तो एक ग्रुप बार चार्ट बन गया। अब इसी चार्ट को मैं क्या करता हूं, एक के ऊपर एक लगा देता हूं। कैसे? इस तरीके से कि भाई ग्रीन वाला स्मॉल कैप और ये येलो वाला मिड कैप और ब्लू वाला लार्ज कैप। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं सर? इसे कहते हैं स्टैक्ड बार चार्ट। ओके, सेम एग्जांपल उसको हम ट्री मैप से भी बना सकते हैं। क्या ट्री मैप? कि रेक्टेंगल है, बहुत बड़ा रेक्टेंगल है, उसके अंदर डिफरेंट सेक्टर को डिफरेंट कलर्स दे दिए मैंने और उसके अंदर जितना बड़ा नंबर होगा उतना डार्क शेड होगा, जितना नंबर होगा बड़ा होगा उतना डार्क शेड होगा। सपोज करो ये हेल्थ केयर सेक्टर है। हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे को ग्रीन कलर दे रखा है, सबसे छोटा वाला बहुत लाइट कलर में है, उससे बड़ा वाला थोड़ा डार्क और सबसे बड़ा वाला सबसे डार्क। गॉट इट। एंड ऐसे ही सारे सेक्टर कवर है। इसे ट्री मैप से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने वर्ड क्लाउड के बारे में बात करी थी। अगर फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच चल रही है और मुझे ट्रेडिंग करनी हो तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। ये तो नॉर्मल एग्जांपल था, फाइनेंशियल रेवेन्यू, ईयर, बिलियन वगैरह वगैरह। मगर मुझे एकदम से अगर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ वर्ड क्लाउड से, वो भी हमने डिस्कस कर रखा था कि जैसे नॉर्मली स्पीच हो रखी है उसके अंदर जो रिडंडेंट वर्ड है, रिडंडेंट वर्ड का मतलब इज, द, वी, ऐसे छोटे छोटे वर्ड है उसको हटा दो। जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं वो स्पीच के अंदर से निकाल के वो वर्ड क्लाउड के अंदर आ जाते हैं। जितनी बार ज़्यादा बोला गया वर्ड उतना बड़ा वर्ड। इस वाली जो स्पीच, ये वाली स्पीच कौन सी स्पीच है सर? ये वाली एक क्वार्टरली अर्निंग्स है, क्वार्टरली अर्निंग्स की स्पीच है, जिसके अंदर से सबसे ज़्यादा बोला गया वर्ड कौन सा है? बिलियंस। ओके, उसके बाद फाइनेंशियल,
रेवेन्यू, ईयर, ग्रोथ। तो इससे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो स्पीच के बारे में, अगर स्पीच पूरी नहीं पढ़नी तो ऐसा। मगर अब तो चैट जीपीटी है यार, समरी निकालो, काम खत्म करो, आगे बढ़ो। ठीक है सर, ये बात पढ़ लिया था। उसके बाद हमने लाइन चार्ट बना था, नॉर्मली जैसे लाइन बनाते हैं वैसे लाइन चार्ट एंड मल्टी लाइन चार्ट, ये भी खत्म हो गया था। बबल चार्ट, नाउ बबल चार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट बिकॉज इसके अंदर आप एक सिंगल लाइन के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना रहे हो। इसके अंदर क्या है, एक कंपनी है जिसका मुझे रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस तीनों चीज़ दिखानी है। इसके अंदर मैंने 2 साल लिए हैं और 1 साल के अंदर 4 क्वार्टर है, मतलब कि 8 8 8 आपका रो के अंदर एक्स एक्सेस पे लिख रखा है। ठीक है, वाई एक्सेस पे मैंने रेवेन्यू लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पे मेरा टाइम सीरीज है, ये टाइम है मेरा। ठीक है, और रेवेन्यू ऊपर लिख रखा है। तो पहले मैंने क्या करा, मैंने रेवेन्यू के हिसाब से लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, रेवेन्यू के हिसाब से लाइन ड्रॉ कर ली, उसके अंदर जितना अगर प्रॉफिट हुआ तो मैंने सर्कल ग्रीन रखा, लॉस हुआ तो सर्कल रेड रखा। प्रॉफिट अब फिर प्रॉफिट जो ग्रीन है कितना हुआ उसके ऊपर नंबर लिख लिया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, $1.37, $1.38 माइनस 3.38 बिलियन भी हो सकता है, या ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी हो सकता है। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, वैसे तो ईपीएस प्रॉफिट ही लिखा हुआ है। ओके, तो अब जो साइज है वो साइज डिफरेंट हो रहा है। कैसे सर, ये यहाँ पे लॉस हो रहा था, ये लॉस हो रहा था यहाँ पे -3.38 का, और यहाँ पे भी -8.66 का लॉस हो रहा था। और जो दूसरे वाला लॉस है वो बड़ा वाला लॉस है। ठीक है, जितना बड़ा लॉस उतना बड़ा सर्कल, जितना बड़ा लॉस उतना बड़ा सर्कल। तो ये बबल चार्ट है, और मैंने कहा था सर इसका यूज करना पड़ेगा, अच्छा लगा मुझे भी। फिर हमने स्कैटर प्लॉट्स का देखा था कि स्कैटर प्लॉट्स क्या बताते हैं को रिलेशन, क्या बताते हैं, को रिलेशन, कि दो डेटा सेट्स के बीच में को रिलेशन कितनी है। S&P 500 एंड यूटिलिटीज के बीच में 0 को रिलेशन थी, क्योंकि हमने इसके अंदर रिटर्न को मैप कर दिया, डॉट 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 क्या है, ये रिटर्न्स है, क्या है, रिटर्न्स है। तो इसके अंदर कोई रिलेशन दिख ही नहीं रहा है, कभी कोई रिटर्न इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। मगर सेकंड वाले एग्जांपल में जब आपको दिखाया तो उसके अंदर रिलेशन दिख रहा है कि जैसे जैसे S&P 500 का रिटर्न बढ़ रहा है वैसे वैसे IT का भी रिटर्न बढ़ रहा है। ओके, तो 3 केसेस बोले थे मैंने। पहला केस, या तो भैया आपका कोई रिलेशन नहीं होगा, क्या सर, या तो आपका कोई रिलेशन नहीं होगा। वेट अ सेक, ओके, अब मुझे ज़्यादा मेरे टैब पे क्लियरिटी दिखेगी, मैं इसको और डार्क से करता हूँ। ठीक है, नाउ इट्स ओके, इट्स फाइन। ओके ओके ओके, तो 3 केसेस देखे थे। अगर हमारा एक एलिमेंट बढ़ रहा है और दूसरा उसके साथ में बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा उसके साथ में बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एक बढ़ रहा है दूसरा गिर रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर भैया कुछ नहीं हो रहा है जैसे कि ये वाला केसेस, तो उसका 0 कोरिलेशन। ओके, फिर हमने हीट मैप के बारे में देखा था, सेम एग्जांपल है, कंज्यूमर स्टेपल्स, सॉरी सेक्टर, मार्केट कैप, और उसके हिसाब से हमने कलर कोडिंग कर दी थी। कलर कोडिंग करी थी हमने सबसे स्मॉल नंबर के बेसिस पे कि हमें ये वाली कलर कोडिंग को फॉलो अप करना है। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ते हैं। हमें राइट विजुअलाइजेशन करना है कि अगर हमें रिलेशनशिप निकालना है तो 2 वेरिएबल के अंदर निकालना है तो स्कैटर प्लॉट, मल्टी वेरिएबल के अंदर निकालना है तो स्कैटर मैट्रिक्स या हीट मैप का इस्तेमाल कर लो। या फिर अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन जानना है कैटेगोरिकल वेरिएबल का, तो बार चार्ट भी काम करेगा, ट्री मैप भी, और हीट मैप भी काम करेगा। हीट मैप है, ठीक है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन मुझे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का चाहिए तो वर्ड क्लाउड बहुत ज़्यादा काम आएगा। नॉमिनल डेटा के लिए अगर मुझे चाहिए तो हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट डालना चाहिए। और ये वाला आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली क्या होगा एग्जाम में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यार आपको ना अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का विजुअलाइजेशन करना है तो आप किससे करोगे, ऑप्शन दे रखा होगा, आप नॉर्मली पहचान जाओगे कि भाई वर्ड क्लाउड का इस्तेमाल करूंगा। और नॉर्मली मुझे लगता है अगर वो क्वेश्चन बनाएगा भी तो इसी केस से बनाएगा। इससे पहले जो आपको बताने के लिए था कि हर चीज़ का मतलब क्या होता है और वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। ओके, कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। देयरफॉर लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, फिर हमने इसके अंदर परसेंटाइल, डिसाइल्स, क्वार्टाइल्स, क्विंटाइल्स, आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज और बॉक्स विस्कर प्लॉट पढ़ा था। ठीक है, व्हाट इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ डेटा की टेंडेंसी टू सेंटर्ड अराउंड अ सर्टेन पॉइंट।
ओके, ये वाली बात हमने पूरी डिटेल में समझी थी। उसके बाद हमने क्या कर समझा था कि सर पॉपुलेशन और सैंपल होता है, एक बहुत बड़ा डेटा होता है, उसका दूसरे पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे देश की पॉपुलेशन होगी, उसके अंदर से मैंने 1 करोड़ लोगों के ऊपर अगर मुझे कास्ट सर्वे करना है कि किसकी कास्ट क्या है, कास्ट सर्वे करना है किसकी कास्ट क्या है। क्यों करना है कास्ट सर्वे? क्योंकि मुझे सोसाइटी को डिवाइड करना है, जैसे पॉलिटिशियन करते हैं, कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। कास्ट पूछने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। इट्स अ कास्टलेस सोसाइटी, वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स कास्टलेस सोसाइटी, बट दैट इज बियॉन्ड द डिस्कशन ऑफ द टॉपिक। तो ये जो चीज़ हो रही है, जैसे कास्ट सेंसस हो रही है, 1 करोड़ लोगों की कास्ट पूछी मैंने, ओके, तो उसे क्या कहते हैं? सैंपल। ओके, सैंपल कहते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिए थे CFA चार्टर होल्डर्स का। 2.5 लाख ग्लोबली CFA चार्टर होल्डर्स हैं, जिसमें 20,000 इंडिया के अंदर है। तो 20,000 क्या हो गया? सैंपल, और 2.5 लाख क्या हो गया? पॉपुलेशन। ठीक है, उसके अंदर हमने जो उसकी नोटेशंस होती हैं कि कैसे कैसे लिखते हैं, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर डेटा के अंदर है तो कैपिटल N से पॉपुलेशन में लिखी जाएगी, स्मॉल n से आपके सैंपल में लिखी जाएगी। मीन एंड एवरेज का पॉपुलेशन में म्यू बोलते हैं, इसे म्यू, और उसमें x बार। स्टैंडर्ड डेविएशन में s, वहाँ पे सिग्मा। यहाँ पे कोरिलेशन में r, वहाँ पे रो। मैंने क्या बोला था, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो उसे हम समझ लेंगे सैंपल का डेटा है, और अगर लिखा हुआ है पॉपुलेशन डेटा है तो हमें ये वाले नोटेशन का इस्तेमाल करना है, म्यू सिग्मा रो। ओके, देन वी मूव फॉरवर्ड। इसके अंदर हमने अरिथमेटिक मीन, ट्रिम्ड मीन, विंसराइज मीन, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में हमने पढ़ा था। ट्रिम्ड मीन आपका क्या होता है कि आउटलायर्स को हटा देना। विंसराइज मीन जो सेकंड लास्ट की वैल्यू है वही ले लेना। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टर इंटू फैक्टर इंटू फैक्टर डिवाइडेड बाय 1, फैक्टर इंटू फैक्टर इंटू फैक्टर की पावर 1/n। ठीक है, अदरवाइज उसे TVM वाले मॉडल से हमने जो फर्स्ट क्लास में या फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था वैसे भी आप निकाल सकते हो। कंपाउंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। Okay, I think now this is not visible. Wait a sec, let me change the theme. Okay, now it's visible. Okay, ठीक है सर। हमने दो तरह के मीन और पढ़े थे कि हमने वेटेड मीन पढ़ा था, स्पेशल वेटेड मीन पढ़ा था। वेटेड मीन मतलब कि सर पोर्टफोलियो में आपने सपोज करो 10%, ये आपके पोर्टफोलियो में जितना आपने स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है वो 4 स्टॉक्स हैं ABCD, उसके अंदर आप ये वाले रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। उसके अंदर अगर आपके पास एक कॉलम और डाल दिया जाए प्रोबेबिलिटी, तो आपका स्पेशल कैटेगरी बन जाएगा। और अगर वेटेड मीन लगा रहा है यहाँ पे वेट्स मतलब कि आपने किस पोर्टफोलियो में कितना इन्वेस्ट, किस स्टॉक में कितना इन्वेस्ट कर रखा है। मैं x और p को मल्टीप्लाई करता हूँ तो px आ जाता है, उसको मैं नीचे टोटल कर देता हूँ, समेशन px आ जाएगा, उसे हम बोलते हैं स्पेशल कैटेगरी। अगर p की जगह w लिख दिया तो मेरा वेटेड वाला आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। ठीक है सर, हार्मोनिक के मीन के बारे में हमने बात करी थी। हार्मोनिक मीन को निकालने के फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले को हमने डिराइव करा था क्लास के अंदर कि सर फॉर्मूला बना कैसे है, आप फॉर्मूला बना कैसे वो बता दो। मैंने वो तक बताया था आपको कि x बार h इज इक्वल टू n अपॉन सिग्मा 1/x। सिग्मा मीन समेशन। ओके, देन हमने सर्टेन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी AM, GM और HM की। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि AM इज ग्रेटर देन GM इज ग्रेटर देन HM, और GM निकालना हो तो अंडर रूट ऑफ AM एंड HM। AM इज इक्वल टू GM और HM जब सारी की सारी ऑब्जर्वेशन सेम हो, और AM इज ग्रेटर देन GM प्रोवाइडेड वो डिपेंडेंट है आपके स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा तो डिफरेंस AM माइनस GM का छोटा, बड़ा होगा तो बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा तो AM बहुत बड़ा आएगा GM से। एंड वी टुक एन एग्जांपल ऑफ दिस ग्रोथ रेट, जिसमें हमने ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 के केस में कंटेक्स्ट में हमने ये जानने की कोशिश करी थी। एंड मैंने आपको इसके अंदर होमवर्क भी दिया था, ये वाला आपके लिए होमवर्क था। इससे पहले वाला जो डेटा मैंने प्रोवाइड करा था उसमें मैंने खुद कैलकुलेट करा था। ओके, नाउ देन वी मूव फॉरवर्ड टू मीडियन। मीडियन मतलब कि मिडिल वैल्यू अगर निकालना हो, अगर मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन दे रखी है तो मैं कैसे करता हूँ कि सर मेरे पास ना चॉइस होती है फिर, कि आपने एक बात बताई थी कि आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाया था कि यार मैं तो कंफ्यूज हो गया, मुझे तो अगर इवन नंबर है तो 2 नंबर के बीच में चॉइस है कि मैं इसको नंबर को लूँ या इस वाले नंबर को लूँ। तो हमने नॉर्मल से सोल्यूशन निकाला था कि उन दोनों नंबर का एवरेज कर लो। उससे फॉर्मूला बना था कि एवरेज ऑफ n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस फर्स्ट टर्म को निकाल के हमने इसको एवरेज लिया था। अगर नंबर ऑड है तो n+1/2। ठीक है, मोड का मतलब रिपीटेशन इन अ डेटा, कितनी बार हो रहा है। तो यूनी मॉडल, बाय मॉडल और ट्राई मॉडल का देखा था कि ये वाला फर्स्ट वाले डेटा सेट में अंदर आकर आप देखोगे तो 7 7 2 बार आता है, तो यूनी मॉडल।
वन, इसके अंदर सेकेंड वाले डेटा सेट के अंदर 2 नंबर्स आ रहे हैं 11 और 77 बाय मॉडल, फिर 3 नंबर आ रहे हैं, फिर वो ट्राई मॉडल हो गया, और आखिरी डेटा सेट में कोई मोड ही नहीं है। ओके, नाउ नाउ फिर हमने देखा था परसेंटाइल, क्विंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल रेंज। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है, हर पूरे डेटा सेट को एक एक परसेंट पे तोड़ना, उसे परसेंटाइल बोलते हैं। ठीक है सर, मुझे अगर कुछ चीज़ निकालनी हो, अगर मुझे 10th परसेंटाइल, 20th परसेंटाइल, 35 परसेंटाइल, ये सब चीज़ें निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा? वही वही फॉर्मूला, वही चीज़ जैसे हमने मीडियन में सीखी थी कि पहले मुझे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, उसके बाद देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। अगर ऑड है तो फॉर्मूला आएगा n+1 के ऊपर, अगर इवन है तो क्या आएगा पता है, एवरेज। ठीक है, चलो 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 सर, एन पे लिख सकते हैं, एवरेज नहीं लिखोगे, एन पे निकालोगे। ठीक है, उस पर एवरेज नहीं लिखोगे, वो एन पे निकालोगे, वो मीडियन के लिए था, एनएच पे निकालोगे। तो 10 परसेंटाइल को हमने कहा था कि फर्स्ट डिसाइल भी बोल सकता हूँ, डिसाइल डेटा सेट को 10-10% पे तोड़ता है, क्विंटाइल डेटा को 20-20% पे तोड़ता है, और क्वार्टाइल आपको 25% पे तोड़ता है। देयरफॉर हम 10th परसेंटाइल को फर्स्ट डिसाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, 20th परसेंटाइल को फर्स्ट क्विंटाइल भी बोल सकते हैं, 25th परसेंटाइल को क्वार्टाइल भी बोलते हैं। इसको मैंने आपको निकालना सिखाया भी था। फिर हमने इंटर क्वार्टाइल रेंज देखी थी, Q3 माइनस Q1। Q3 को मैं परसेंटाइल 75 बोल सकता हूँ, Q2 को परसेंटाइल 50 बोल सकता हूँ। ठीक है, n+1 टर्म थी, 12 था, 75% ऑफ 12, 75% ऑफ 12 9th टर्म आ रही है, और 50% ऑफ 12 6th टर्म आ रही है, तो 9th टर्म माइनस 6th टर्म इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज। गॉट इट। इसके बाद हमने बॉक्स एंड विस्क का प्लॉट पढ़ा था, वो थोड़ा शेडी से बताया था सर आपने कि किस तरीके से नॉर्मली बनाया जाता है। फिर मैंने आपको कहा था वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा किसी और सेशन में प्रैक्टिकली, बाकी वो आएगा नहीं आपका, मुझे नहीं लगता आना चाहिए, बट ठीक है, CFA इंस्टीट्यूट की चॉइस है भाई, मेरी क्या ही चल रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये आज का टॉपिक है हमारा। नॉर्मली आधा घंटा निकल चुका है ऑलरेडी इस चीज़ को करने में। हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन कर रहे हैं अब स्टार्ट, एंड लेट्स स्टार्ट द सेम, जिसमें हम डाउन साइड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर, डिस्पर्जन क्या होता है सर? डिस्पर्जन होता क्या है, पहले आप हमें ये बताओ। तो डिस्पर्जन होता है, इट इज द वेरिएबिलिटी अराउंड सेंट्रल टेंडेंसी। क्या होता है सर, हिंदी में बताएंगे, हिंदी में बताएंगे। सेंट्रल टेंडेंसी को मैं मीन लिख दूं तो बुरा तो नहीं मान जाओगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो ये क्या कहना चाह रहा है डिस्पर्जन, कि अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन दे रखी है, ऑब्जर्वेशन मतलब डेटा दे रखा है 2%, 4%, 6%, 8%, 12%, ये डेटा दे रखा है, इसका जो मीन आएगा उससे एक मीन कितना आएगा, मीन निकाले इसका, 20 ये हो गया, 30 ये हो गया, 32 ये हो गया, तो 32/, कितनी ऑब्जर्वेशन है 5, तो 32/5 कितना आएगा, 5 6 30, 6.4, 6.4, ये मान लें हम, हाँ 6.4। अब जो 6.4 से डेटा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कितनी दूर है, थर्ड ऑब्जर्वेशन कितनी दूर है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितनी दूर है, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्जन। इससे कितनी दूर है, इससे कितनी दूर है 4.4, इससे कितनी दूर है 2.4, इससे 0.4, इससे 2%, इससे 5.6%। ठीक है, तो इट्स अ वेरिएबिलिटी अराउंड अ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम बोलते हैं मीन। ठीक है, ठीक है। नॉर्मल सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है कि सेंटर्ड पॉइंट होता है जिसके अराउंड डेटा घूमता रहता है, जिसमें हमने लिया था एग्जांपल मीन। ओके, और मैंने मीन से ही आपको ये समझाया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। डिस्पर्जन आपको क्लियर होगा। रेंज, अब इसके अंदर डिस्पर्जन के अंदर आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा वो आएगा एक रेंज, एक आएगा आपका, रेंज के बाद है आपका टॉपिक, हाँ, मैड, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन।
फिर आएगा आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, फिर आएगा आपका सेमी डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे सारे फॉर्मूलेस लिख देता हूँ मैं, सारे के सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, उसके बाद एक एग्जांपल से सॉर्ट कर देंगे और सारा का सारा काम खत्म करेंगे, कोई चीज़ छोड़ने नहीं। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है सर? रेंज का फॉर्मूला नॉर्मली ऊपर पढ़ा था हमने, रेंज हाई माइनस लो, हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर, उसे रेंज बोलते हैं। मैड कैसे निकालते हैं? मीन एब्सोल्यूट डेविएशन, मतलब कि मीन से डेविएशन ऑब्जर्वेशन की कितनी है, उसको क्या करते हैं कि x माइनस एक्स बार लिखते हैं डिवाइडेड बाय n लिखता हूं मैं, n, और इसका मॉडुलस लगाता हूं। क्या लगाता हूं? मॉडुलस। तो मेरा क्या आ जाता है? मैड। सर मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि मैं इसके अंदर से माइनस कर रहा हूं, जैसे 2 माइनस 3 मॉड में ये -1 है, तो मैं लिखूंगा कैसे? 1, तो जो माइनस का साइन है वो पॉजिटिव बना देता है मॉड। ठीक है, सिंपल है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन को पकड़ते हैं, वेरिएंस अपने आप समझ जाओगे, अभी मैं निकालूंगा तो समझ जाओगे। तो इसका क्या आता है फॉर्मूला? सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल ट्वाइस डिवाइडेड बाय n माइनस 1। कुछ नोटिस किया? मैंने यहाँ पे क्या इस्तेमाल करा है? s। मैं क्या समझ रहा हूँ इसको? सैंपल डेटा। अगर यहाँ पर ये सिग्मा आता तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता? सिग्मा x माइनस एक्स बार होल ट्वाइस डिवाइडेड बाय n। ठीक है सर, ये n माइनस 1 और n का मतलब चक्कर क्या है बताता हूँ। अभी हम फॉर्मूला देख रहे हैं ना, इसका डेरिवेशन अभी करके दूंगा आपको मैं। सेमी डेविएशन कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालते हैं सर, सिग्मा x माइनस एक्स टी होल ट्वाइस अपॉन n माइनस 1। सेमी डेविएशन मतलब ये है टारगेट रिटर्न। क्या बोलते हैं इसे? टारगेट रिटर्न। ये इससे आपका पूरा का पूरा सारे के सारे ये वाला पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। एक एग्जांपल पकड़ेंगे, पूरी अच्छी तरीके से खोलेंगे, और उसके बाद एक या दो टॉपिक रह जाते हैं, स्क्यूनेस और कर्टोसिस का, एंड देन विल फिनिश ऑफ दिस चैप्टर। चलो जी चलो सर। नॉर्मली मैंने यहाँ पे दे रखा है, बट स्लाइड्स अलग कर रखी हैं, बट देर इज़ नो पॉइंट कि मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊँ, एक ही चीज़ में सब कुछ पढ़ा देता हूँ। ठीक है, वो बेटर है। नाउ आपके पास ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, x, जिसे मैं बोलता हूँ x नहीं दिख रहा सर, ठीक है कोई बात नहीं, दिखा देंगे, कोई इशू नहीं है। x अब दिख रहा है, ठीक है, x है। तो x सपोज करो आपके मार्क्स हैं, जितने आपके मार्क्स आए हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट में टॉप 5 देखते हैं ना 12th क्लास में, टॉप 5 की परसेंटेज बनती है, उस केस में मार्क्स है। अब मैं मार्क्स जो लिख रहा हूँ, ठीक है, वो हर्ट कर सकते हैं, बट ठीक है, हो सकता है यार। 40 प्री बोर्ड्स के मार्क्स समझ लो, 40, 10, 70, 50, ठीक है। एक पेपर था 150 का, तो उसमें से 110 आए। 150 का था पेपर, तो 110 आए। ऐसे मैंने लिख लिया। मार्क्स ले सकते हो, इसको कुछ और भी ले सकते हो, इसे रन समझ सकते हो, रन्स बेटर रहेगा। मार्क्स तो 100 के अंदर से होते हैं ना, तो इसे रन समझो, रन्स, ठीक है, कि आपने एक मैच खेला, उस T20 वाला मैच है, उसके अंदर कितने रन्स आए, ओके, वो ले लेते हैं रन्स। यहाँ पे मैं कुछ कैलकुलेशन करता हूँ टुवर्ड्स द राइट। पहले एक्स बार निकाल लें इसका। एक्स बार कितना आएगा? 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 70 120, 120 प्लस 50 170, 170 और 110 इज 280, 280 डिवाइड बाय 5, 5 5 25, 56 आ रहा है, ठीक है, 56 बार आ गया। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ? मैं निकाल रहा हूँ x माइनस एक्स बार कि हर एक ऑब्जर्वेशन मीन से कितना दूर है, ठीक है। 40 माइनस 56 माइनस 16, आपका 10 माइनस 56 माइनस 46, 56, 70 माइनस 56 इज 14, 50 माइनस 56 इज माइनस 6,
राइट, और 110 माइनस 56 इज 54, ठीक है, यही आएगा, यही आएगा सर, बिल्कुल यही आएगा। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले मैड निकालूंगा। मैड का फॉर्मूला क्या था, एक्स माइनस एक्स बार का मॉड, एक्स माइनस एक्स बार का मॉड। तो माइनस वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको समेशन कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, ठीक है, ये कितना आएगा, 54 प्लस 14 प्लस 46 प्लस 16 प्लस 6, कितना आएगा, 136, ये 136 के अराउंड आएगा, 136 ही आएगा नॉर्मली, 136 आएगा। तो सर मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँ मैड, मीन अराउंड डेविएशन, क्या फॉर्मूला है, ये क्या चीज़ आई, ये आई है मेरी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। तो मैड का फॉर्मूला क्या होता है सर, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, ठीक है। मैं इसे पॉपुलेशन का डेटा समझता हूँ, पॉपुलेशन का डेटा समझता हूँ, एन कितना आया, 136 अपॉन 5, मैं इसे पॉपुलेशन का डेटा समझ रहा हूँ अभी, 27.2, कितना है सर, 27.2, 27.2। इन दोनों को मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, हाउ डू आई रीड इट। मैं कहता हूं कि सर ऑन एन एवरेज, सर ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज मैंने जो रन बनाए हैं वो 56 बनाए हैं, और उसका उसका ऊपर नीचे अराउंड 27.2 रन आप मान के चलो। मतलब कि सर एवरेज तो मेरा 56 है, और आप उसके अंदर उसके अंदर डेविएशन, उस डेटा उस रन्स के अंदर डेविएशन 27-28 रन की मान के चलो, ऊपर नीचे बना देता हूँ, मतलब 56 से 27 ऊपर भी हो सकते हैं, 56 से 27 नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ एवरेज और मैड के द्वारा। ओके, नाउ अभी मैं स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर जाता हूँ, फिर मैं दोबारा से ये वाली चीज़ लिखूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स माइनस एक्स बार जो था मेरा ये वाला कॉलम का होल ट्वाइस, ठीक है। तो 16 स्क्वायर इज 256, 46 का स्क्वायर इज 2116, 14 का स्क्वायर आपका 196, 6 6 36, और 54 का स्क्वायर इज 2916। जोड़ें इसे, 2916 प्लस 36 प्लस 196 प्लस 2116 प्लस 256, 5520, 5520। इसे क्या बोलते हैं सर, इसे बोलते हैं हम स्क्वायर्ड डेविएशन, स्क्वायर डेविएशन। हमने जो डेविएशन था अराउंड द मीन उसका स्क्वायर कर लिया ना, उसका हमने स्क्वायर कर दिया। उसके स्क्वायर करने से क्या हुआ कि सर जो डेविएशन थी मेरी वो डबल हो गई है, उसको मैंने वेट डबल दे दिया है। कैसे, मेरी अगर डेविएशन छोटी थी तो वो छोटी वो तो छोटी थी, मगर जो बड़ी थी वो और डबल हो चुकी है, क्योंकि सबको डबल कर दिया ना। 46 डेविएशन आ रही थी मैड के अंदर, यहाँ पे 2116 आ रही है, क्योंकि उसको डबल कर दिया है हमने, वेटेज उसका डेविएशन का डबल दे दिया है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले उससे पहले हम वेरिएंस समझेंगे। वेरिएंस कैसे निकालते हैं सर, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल ट्वाइस डिवाइडेड बाय एन। मैं पॉपुलेशन का डेटा समझता हूँ, ठीक है, इसमें तो 5520 डिवाइडेड बाय 5520 डिवाइडेड बाय 5, 5 × 5 5 × 5 5 4 × 20, ठीक है। तो ये क्या आया, 1140 रन्स स्क्वायर, क्या है 1104 अपॉन 1140 रन स्क्वायर आया आपका वेरिएंस। क्या इस वेरिएंस के साथ मैं मीन को बता सकता हूं, कम्युनिकेट कर सकता हूं? नहीं,
नहीं कर सकते, ईजी नहीं होता समझने के लिए। क्या ऐसे तो ना बोलोगे कि सर मैं ऑन एन एवरेज 56 तो रन बना देता हूँ, बट आप वेरिएंस 1104 रन स्क्वायर समझो। आपने किसी नॉन बंदे को बोल दिया, मतलब जिसे नॉन स्टैटिस्टिक बंदे को बोल दिया, ऐसे तो ना बोलोगे, राइट। इसके लिए हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बोलना रिलेटिवली बहुत ज़्यादा ईजी होता है। वो क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो 1104 का अंडर रूट निकालो, उसमें आपको पता चलेगा 04 का अंडर रूट 33.23 33.23। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ? सर मैं क्या करता हूँ कि एवरेज रन में 56 बनाता हूँ, ऊपर नीचे 33 हो जाते हैं, 33 रन ऊपर नीचे बना लेता हूँ मैं। कि कभी कभार कोई मैच अच्छा परफॉर्म कर लिया, मैं फॉर्म के अंदर हूँ, तो मैं 56 प्लस 33 भी बना देता हूँ। मगर जिस दिन मेरा मूड ऑफ है, मैं लड़के आया हूँ कहीं से, उस दिन मेरे से रन नहीं बनते, तो 56 माइनस 33 बनाता हूँ रन। ठीक है, ओके। तो अब आपका मीन हो गया, मैड हो गया, वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब हम समझते हैं टारगेट, अब हम समझते हैं सेमी डेविएशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखा जाएगा ना यहाँ पे? हाँ बिल्कुल लिखा जाएगा। सेमी डेविएशन को, फिफ्थ सेमी डेविएशन को, सपोज करो मेरा एक्सटी मेरा 50 रन था, एक्सटी 50 रन की 50 रन से ऊपर अगर होंगे, 50 रन से ऊपर अगर होंगे, या फिर 50 रन से नीचे जो होंगे उनको कंसिडर करूंगा मैं। ठीक है, ये वेरिएंस बोलते हैं इसे वेरिएंस बोलते हैं। अगर मैं इसकी एक्सटी की जगह एक्स बार कर दूं तो ये वाला तो बिल्कुल वेरिएंस निकल के आएगा, एक्स माइनस एक्स बार का होल ट्वाइस। जब मैं सेमी डेविएशन लिखता हूं तो मैं सेमी डेविएशन में ये लिखता हूं कि 50 रन से नीचे वाले रन कौन से थे। वेरिएंस मैं 50 से ऊपर वाले कंसिडर नहीं करता, मैं 50 से नीचे वाले कंसिडर करता हूं। ठीक है, तो इसमें इस वाले डेटा सेट में 50 से नीचे वाले कौन से हैं? ये 40 and 10। ठीक है, 40 and 10। इसको मैं क्या करता हूं, मैं चलो टारगेट बदलता हूं। टारगेट इसलिए बदल रहा हूं क्योंकि इसके अंदर मुझे फिर दिक्कत आएगी ये कॉलम एक्स्ट्रा बनाने की, और यहाँ पे स्पेस नहीं है। मैं इसे टारगेट को 56 कर देता हूँ, इक्वल टू माई मीन। मतलब 56 से नीचे वाले रन को मैं अपने सेमी डेविएशन में कंसिडर करूंगा। तो उसके अंदर कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन आ गई? एक ये वाली आ गई, एक ये वाली आ गई, एक ये वाली आ गई, 50 से नीचे वाली है। इसके अगेंस्ट में मैं ये वाला कंसिडर करूंगा नंबर, ये वाला कंसिडर करूंगा, ये वाला कंसिडर करूंगा। तो अब नंबर कितना आएगा? इन तीनों को ऐड करें, 256 प्लस 2116 प्लस 36, 2408 आया। ये 2408 आया, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 2408। नहीं सर, पहले आप फॉर्मूला लिखो। ओके भाई, ओके, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, x माइनस एक्स टी स्क्वायर अपॉन एन। फॉर्मूला लिखा, इसको मैं मिटाता हूं। समेशन कितना आया उसका? 2408 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 5 ही लेनी है। ओके, डिवाइडेड बाय 5, 481.6 आया, इसको अंडर रूट करूंगा, ये आ रहा है 21.94। तो उसका सेमी डेविएशन कितना आ गया? 21.94। तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन और सेमी डेविएशन में फर्क क्या है? सेमी डेविएशन मुझे एक्सटी दे रखा होता है, टारगेट। क्या दे रखा होता है? एक्सटी, टारगेट। उसके नीचे वाला मैं कंसिडर करता हूं, ऊपर वाला कंसिडर नहीं करता। और जिसमें मैं ऊपर वाला भी कंसिडर करता हूं उसको मैं कहता हूं स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस। मैंने आपको ये पढ़ना बता दिया कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे पढ़ा जाता है। अगर अब आप किसी नॉर्मल बंदे को भी बताओगे कि यार ऑन एन एवरेज, यार मैं अगर तुम मुझे मैच में खिलाते हो तो 56 रन तो मैं मार देता हूँ ऑन एन एवरेज। मगर जिस दिन मेरा मूड अच्छा होता है उस दिन मैं 33 ज़्यादा भी मार देता हूँ, जिस दिन मूड खराब होता है 33
माइनस रन भी बना देता हूँ, मतलब 56 माइनस 33 इतने रन कम भी बना देता हूँ। कितना हुआ है 56 माइनस 33, ये हो गया आपका नॉर्मली 23, राइट? हाँ 23 रन बनाता हूँ, ठीक है। तो ये लोअर ब्रैकेट और अपर ब्रैकेट का आप बोल सकते हो, वो आपको मैच में कभी नहीं रखेगा कि भाई तेरे मूड के हिसाब से तो मैं खिलाऊंगा नहीं तुझे, राइट? बट ठीक है, बोलने के लिए हम ये वाली चीज़ बोल सकते हैं। अब आपका ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मीन, मैड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं कुछ डेटा सेट दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आप नीचे चैट विंडो में जाके मुझे आंसर प्रोवाइड करोगे इन पांचों चीज़ों का, ठीक है? वेट अ सेक। अब आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी है? अब आपकी ऑब्जर्वेशन है 20, पहली ऑब्जर्वेशन, सेकंड है 30, फिर है -10 तीसरी, चौथी 40, फिफ्थ आई आपकी -19 और ये आपकी आ गया 70। 6 ऑब्जर्वेशन है आपकी, 6 ऑब्जर्वेशन है। आपको क्या बताना है मुझे? पहला पॉइंट लिख के बताना मीन, दूसरा बताना आप मुझे एसडी या फिर और वेरिएंस साथ में, तीसरा बताना मुझे आप मैड, और चौथा बताना आप मुझे सेमी डेविएशन। इसके लिए टारगेट XT आपका क्या आएगा? इसके लिए XT आएगा आपका ऑन एन एवरेज 37। मैंने आपको दे दिया, आपका होमवर्क है, आप मुझे ये वाली चीज़ यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, चलो जी, चलो सर आगे बढ़ते हैं। मैड हो गया अपना, खत्म हो गया है अपना मैड। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी खत्म हो गया अपना, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन AM एंड GM हमने बात कर ली थी कि AM इज ग्रेटर देन GM डिपेंड्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। बट फिर भी आप उसी वाले एग्जाम्पल के अंदर अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, GM इज इक्वल टू नॉर्मली अराउंड इक्वल टू अरिथमेटिक मीन माइनस वेरिएंस अपॉन 2। एक प्रॉपर्टी एक ये और भी है, इसको कैलकुलेट करके देख लेना। कैसे कैलकुलेट करोगे सर? जो अभी मैंने एग्जांपल दिए है इसके अंदर तो पॉसिबल नहीं होगा, बट ठीक है, मैं फिर भी एक एग्जांपल देता हूँ। एक रिटर्न ऑन स्टॉक है, पिछले साल उसने स्टॉक ने कितना कितना रिटर्न दिया मंथ वाइज के अंदर, 5 महीने का लिखते हैं। एक बार उसने 2% दिया, एक बार उसने -6%, एक बार उसने 10%, एक बार 14%, एक बार उसने 15%। इसका क्या करोगे आप? AM निकालोगे, GM निकालोगे, निकालना सिखा दिया। उसके बाद उसका आप वेरिएंस निकालोगे और इस फॉर्मूले के अंदर फिट करके दिखाओगे। ओके, क्या ये फॉर्मूला काम कर रहा है? नहीं काम कर रहा है? ओके, नॉर्मल सा है, नंबर पुट करना, आंसर निकल जाएगा। और इंडिविजुअली मैंने तीनों चीजें निकालनी सिखा दी है आपको। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेमी डेविएशन हो चुका है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, लेट्स मूव टू द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसके बाद स्क्यूनेस और कर्टोसिस है। इसके अंदर एक पॉइंट रह गया, एक मिनट, इसके अंदर एक पॉइंट रह गया सर आपने ये नहीं बताया। सर आपने यहाँ पे पॉपुलेशन लिखा है, पॉपुलेशन लिया है, तो आपने n लिया है। अगर सैंपल लिया होता तो आप क्या लेते? n-1। n और n-1 का फर्क क्या है? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पूछा तो शायद ही जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए सिंस यू आर माई स्टूडेंट। एक बात ये समझो, बात को, टोटल CFA चार्टर होल्डर कितने लिए थे हमने? मुझे सपोज करो, मुझे ना क्या करना है, जो इंडिया में, जो मुझे CFA चार्टर होल्डर की एवरेज सैलरी चाहिए जो इंडिया में है, नॉर्मली इंडिया में छोड़ दो, एवरेज CFA चार्टर होल्डर की सैलरी पता करनी है। एवरेज सैलरी ऑफ CFA चार्टर होल्डर। नो, पॉपुलेशन कितनी है मेरी? पॉपुलेशन है मेरी 2.5 लाख चार्टर होल्डर्स हैं। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में अराउंड 20,000 होंगे, ठीक है। पॉपुलेशन इंडिया का छोड़ दो, पॉपुलेशन सपोज करो, पॉपुलेशन को मैंने, पॉपुलेशन 2.5 लाख थी, इसके अंदर से अब मैं 2.5 लाख लोगों से जाके तो पूछूंगा नहीं, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा सर ऑन एन एवरेज मैं 10,000 लोगों को उठा लेता हूँ, उसका जो एवरेज आ जाएगा वही आएगा। तो मैंने अपना एक सैंपल निकाला। सैंपल कितने लोग लिए मैंने? 10,000 लोग, जिसमें डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के लोग हैं, 10,000 लोग ले लिए। इसके अंदर
मैंने इसके अंदर मैंने अपना मीन निकाला, एसडी निकाला, ठीक है। नाउ 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 क्या आपको लगता है इसका मीन इसके म्यू से इक्वल होगा या इसका एसडी इसके सिग्मा से इक्वल होगा? नहीं हो सकता, हो भी सकता है, अराउंड आना चाहिए। जिससे मैं क्या पता करना चाह रहा हूं, मैंने अपना काम छोटा करा था, अपना काम कम करा था मैंने, कि भाई मैं 2.5 लाख लोगों से नहीं पूछूंगा, मैं 10,000 लोगों को मेल करूंगा, उनसे आंसर ले लूंगा, काम खत्म करूंगा। 10,000 लोगों को मेल करूंगा, उनसे आंसर लूंगा, काम खत्म करूंगा। सपोज करो 10 के 10,000 लोगों ने दे दिया रिस्पॉन्स। वो आता है ना, क्या क्या गूगल फॉर्म भरने के लिए आता है, जस्ट टेक द सर्वे, वो वाला सर्वे, ठीक है, वो वाली चीज है। तो 10,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया। क्या ये 10,000 लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं 2.5 लाख के? हो सकता है यार 2.5 लाख लोगों के अंदर कुछ इंडिविजुअल ऐसे हो जिन्होंने अपनी कंपनी खड़ी कर रखी हो, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म्स खड़ी कर रखी हो। उनकी तो सैलरी छोड़ो, उनका तो करोड़ों में है वेल्थ, मिलियन और डॉलर्स में है, कुछ की बिलियंस में भी है। तो फिर जो मीन है और जो एसडी है वो म्यू और इसको इक्वल होगा? नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो मैं जब एसडी निकालता हूं, एसडी निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल टू एस डिवाइड बाय एन। ये पॉपुलेशन का है। सैंपल निकालता हूं तो क्या आ जाता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। मतलब कि यहाँ पे 10,000 ऑब्जर्वेशन की जगह मैं क्या लूंगा, 9,999। मैंने एक ऑब्जर्वेशन को छोड़ा है, जिससे मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा आ जाए, जिससे मैं, ये तो मेरा सैंपल का है ना, ये मेरा सैंपल का है ना, ठीक है। मैं अगर डिनोमिनेटर को छोटा करता हूं तो मेरा नंबर तो ऊपर वाला बड़ा आ जाएगा, ये वाला तो बड़ा आ जाएगा। सपोज करो यार यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है और यहाँ पे 9,999 लिखा हुआ है। इन दोनों इस वाले फॉर्मूले को सॉल्व करूंगा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आएगा, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा आएगा, इसका आएगा, क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में मैंने छोटी कर दी वैल्यू। ऐसा मैंने क्यों करा? ऐसा मैंने सर इसलिए करा क्योंकि मुझे लगता है सैंपल के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन अंडरस्टेटेड होगी। क्या होगी? अंडरस्टेटेड। मतलब कि सर जो सैंपल के अंदर मीन आएगा, जो सैंपल के अंदर जो मीन है उसके आसपास वाली ही वैल्यू लेगा वो सैंपल, आसपास वाली, ठीक है। हो सकता है उसके अंदर मैंने वो जो जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म खड़ी करी है उनको मैंने छोड़ दिया हो, देयरफॉर अगर मैं उनको इंक्लूड कर देता हूं तो ऑब्जर्वेशन और मीन के बीच का डिस्टेंस तो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो उसको लेने के लिए मैं नीचे वाला डिनोमिनेटर छोटा कर देता हूं, जिससे मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ा जाता है। या मैं इसको इस तरीके से कहता हूं कि सर मैं 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करता हूं ऑब्जर्वेशंस के अंदर, जिससे मेरा एसडी सिग्मा के इक्वल या उसके आसपास आ जाए। ओके, बात पूरी तरह समझ में आ जाए मैं एक्सपेक्ट नहीं करता ये वाली, क्योंकि ये हाईएस्ट स्टैटिस्टिक्स है। बट ये बहुत सिंपल चीज़ है कि सर मैंने एक डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करा है, एक ऑब्जर्वेशन को मैंने छोड़ा है, जिससे मेरा सैंपल का मीन और एसडी थोड़ा बहुत आसपास म्यू और सिग्मा के आ जाए। दैट्स इट, ठीक है। देयरफॉर ये है डिफरेंस बिटवीन टेकिंग द एन एंड n-1। पूछे नहीं जाएगा एग्जाम के अंदर, बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इसके बारे में, इसलिए आई हैव स्टेटेड इट आउट। नहीं तो CFA L1 के लेक्चर्स में ही होता है, जो नॉर्मली आपका पूरा लेक्चर्स होते हैं, राइट। चेक करते रहना, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा कि जब भी मैं अपनी L1 की क्लासेस खोलता हूँ, बिकॉज राइट नाउ आई एम लिटिल बिजी एंड आई विल बी टेकिंग इन द अपकमिंग अटेम्प्ट एज सच। सो देखते हैं, डिस्क्रिप्शन पे पढ़ते रहना, मैं डाल दूंगा जब भी मैं स्टार्ट करूंगा। ओके, अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सर किसे कहते हैं? CV। इसको निकालने के लिए होता है रिस्क अपॉन रिटर्न इंटू 100, रिस्क अपॉन रिटर्न इंटू 100। सर ये मैंने उल्टा लिख दिया क्या? रिस्क अपॉन रिटर्न इंटू 100, रिस्क अपॉन रिटर्न इंटू 100।
नहीं, मुझे लगता है मैंने सही लिखा है, बट ठीक है ठीक है ठीक है। रिस्क अपॉन रिटर्न मतलब पर यूनिट ऑफ रिटर्न आपको रिस्क कितना होता है उसको कहते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एग्जांपल देखें इसका, एक स्टॉक है ए, एक स्टॉक है बी, उसका मीन और उसका एसडी, अब समझ में आ जाएगा, एग्जांपल लोग सब समझ में आएगा। मीन कितना है, मीन 20 है, 20 ज़्यादा हो गया, 20 ज़्यादा हो गया। मीन है आपका 15%, स्टॉक का रिटर्न, एवरेज रिटर्न वो 15% प्रोवाइड करता है, और ये स्टॉक भी ये आपका 17% प्रोवाइड करता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकलती है आपकी 4%, यहाँ पे निकलती है 15%। ठीक है, नाउ 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 मैं इसको निकालूं, सीवी निकालूं। सीवी का फॉर्मूला क्या है, रिस्क अपॉन रिटर्न। रिस्क को मैं एच डी अपॉन मीन इंटू 100 लिख सकता हूँ, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 4/15 इंटू 100। इसको क्या लिखूंगा 15/17 इंटू 100। निकालूं कितना होता है 4/15 इंटू 100, 4/15 ये आ गया आपका 26%। 26.67% मतलब 26% लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15/17 ज़्यादा आएगा, 88%। कौन सा स्टॉक बेटर है, सीवी को भूल जाओ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को भूल जाओ। आप सपोज करो आपको सिर्फ यही डेटा दे रखा है, तो आप कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्ट करोगे। मैं तो भाई स्टॉक ए में इन्वेस्ट करूंगा। क्यों सर, भाई 15% का एवरेज रिटर्न है, रिस्क तो बहुत ही कम है, इसके अंदर 4% ऊपर जाएगा, 4% नीचे जाएगा, मगर ये ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में 17% कमाने के चक्कर में 15 ऊपर 15 नीचे जा सकता है, तो मैं तो स्टॉक ए में इन्वेस्ट करूंगा। यही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहता है कि जिसका जो लोअर है, लोअर द बेटर, लोअर द बेटर, जितना लो है उतना गुड है, तो 26% है। और इसको निकालने का फॉर्मूला ये है, इसका यूसेज भी यही है। आप जब भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो ये वाली चीज़ टेस्ट सब कर सकते हो आप, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने का। सर ये एग्जांपल है, मैं इसकी डेफिनेशन बता सकता हूँ, ठीक है, इसकी डेफिनेशन बता सकता हूँ, और इसके अंदर आपके प्रोज एंड कॉन्स गिनवा सकता हूँ, वो आप नोट्स में पढ़ लेना। उसका यूज केस यही है, ऐसे ही पूछा जाएगा और ऐसे ही प्रैक्टिकल केस स्टडी है, ठीक है। और इसको अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो सीवी कैलकुलेट्स सीधा लिखता हूं, सीवी कैलकुलेट्स रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। सिंपल है। ओके 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 सर, ये हो गया। अब दो लास्ट के टॉपिक बचते हैं, एक बचता है आपका स्क्यूनेस और एक बचता है आपका कर्टोसिस। स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस ये नॉर्मली CFA L1 की क्लासेस के अंदर इन डेप्थ में है, बट ठीक है मैं फिर भी आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा जितना आपको पता होना चाहिए। एक ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, इसकी डेफिनेशन में से कमेंट्स में कुछ कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, वो पूरा डिटेल में बताता हूँ। उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, उसका ये ऐसा बनता है सर, ये ऐसे बनता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या ऐसे बनता है कि सर जो मेरा डेटा है उसको, डेटा को अगर मैं प्लॉट करूंगा हिस्टोग्राम पे मैं प्लॉट करूंगा तो वो सर वो कुछ ऐसा आएगा। अब आ रहा है समझ में, ये लाइन जो मैंने बनाई है, लाइन को हटा दो, ये हिस्टोग्राम है, लाइन इसके ऊपर बनाई है और मैंने ऐसे बनाई है, ठीक है, ये बड़ा करो, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं सर, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि मतलब सर जो लेफ्ट साइड में डेटा है वही राइट साइड में डेटा है। और ये सपोज करो ये मीन है, ये मीन है, तो मीन के लेफ्ट साइड भी डेटा सेम ही है, लेफ्ट राइट साइड भी डेटा सेम ही है। ओके चलो, बेसिक ओवरव्यू बताया, बेसिक ओवरव्यू, इन डेप्थ इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर आ रहा है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कहते हैं, कैलकुलेट कैसे होता है, इसकी थ्योरी क्या होती है, क्या चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, व्हाट आर द कंडीशंस, वो सब हम टेस्ट करेंगे बाद में। चलो, स्क्यूनेस किसे कहते हैं सर, स्क्यूनेस जो डिस्ट्रीब्यूशन बना है ना, ये ऐसे करके बना है, डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से बना है, ठीक है। हो सकता है एक आपको डेटा दे रखा हो जो ऐसे करके हो सकता है आपको कोई डेटा दे रखा हो जो
कि आपका ऐसे हो, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पॉजिटिव स्क्यूनेस। इसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्क्यूनेस। मतलब क्या होता है सर इसका? कि मेरा अगर कोई सरप्राइज आया डेटा में, तो वो टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड है, राइट साइड है। मेरा अगर कोई सरप्राइज आया तो वो नेगेटिव साइड है। सरप्राइज मतलब कि सर, कि अगर मुझे कोई एक रिटर्न प्रोवाइड हुआ, रिटर्न दिया गया, तो उसके चांसेस पॉजिटिव साइड में है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव साइड में ज़्यादा है तो नेगेटिव स्क्यूनेस। सपोज करो आपने एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करा जिसके अंदर वो कभी 2%, कभी 5%, कभी 10%, और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया तो 50% का रिटर्न दे देता है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्यूनेस वाला बनेगा, ये वाला। और कोई स्टॉक है जिसमें 2%, 5%, 10%, और कभी कभार तो भाई ठप हो गया तो -10%, तो नेगेटिव स्क्यूनेस वाला बनेगा। ओके, इसे मैं बोल सकता हूं कि पॉजिटिव स्क्यूनेस को फ्यूअर लार्जर गेन ऑन द राइट साइड, नेगेटिव स्क्यूनेस को फ्यूअर लार्जर गेन, फ्यूअर स्मॉलर गेन ऑन द लेफ्ट साइड, इसे हम स्क्यूनेस बोलते हैं, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट वैसे तो आपको निकालने को अभी इस पॉइंट ऑफ फाउंडेशन में नहीं है, इसको फाउंडेशन में, इसका अगर मुझे कोएफिशिएंट अगर मुझे निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला है सिग्मा x माइनस एक्स बार, जैसे भी वो निकाला था उसका, ये अपॉन n इंटू एस डी इंटू 3, ठीक है। ये कोएफिशिएंट निकालने का है। ओके, नाउ अब आता है कर्टोसिस। क्या आता है सर? कर्टोसिस आता है। ओके, नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है, इसकी टेल्स का है, टेल्स, इसे टेल बोलेंगे। अगर इस टेल हैवी है, टेल मोटी है, मतलब फैटर टेल है, अगर ये टेल फैटर टेल है तो इसको क्या बोलते हैं हम सर? इसे बोलते हैं हम लेप्टोकर्टिक। क्या बोलते हैं? लेप्टोकर्टिक। और अगर थिन टेल है तो क्या बोलते हैं हम इसे? प्लैटिकर्टिक। क्या होता है सर? मैं समझाता हूं। अगर फैटर टेल है मतलब मोटाई ज्यादा है, यहाँ पे मोटाई ज्यादा है, ऐसे बना दें इसे, तो यहाँ पे ज्यादा नंबर लाइअप कर रहे हैं, बहुत सारे रिटर्न यहाँ पे आ रहे होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? लैप्टोकर्टिक, ठीक है। अगर थिन टेल है तो बोलेंगे प्लैटिकर्टिक, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखो। इसका कोएफिशिएंट क्या होता है सर? कोएफिशिएंट होता है आपका सिग्मा x माइनस एक्स बार की बार 4n इंटू एस डी 4, ठीक है। ये इस तरीके से निकलता है। फोर्थ मूवमेंट कहते हैं इसे, मूवमेंट मैंने आपको नहीं बताया बट मैं वो बता देता हूँ। फर्स्ट मूवमेंट अगर डेटा के अंदर हमें चेक करना होता है तो हम सेंट्रल टेंडेंसी से चेक करते हैं। सो सेंट्रल टेंडेंसी निकाली थी ना, मीन मीडियन मोड ये सब कुछ, ठीक है। सेकेंड मूवमेंट अगर चेक करना होता है तो हम डिस्पर्शन से चेक करते हैं, जिसमें रेंज, मैड, स्टैंडर्ड डेविएशन। थर्ड मूवमेंट स्क्यूनेस होता है, और फोर्थ मूवमेंट कर्टोसिस होता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। नाउ मैं क्या चाहता हूं, मैं वो बताता हूं आपको। मैं ये चाहता हूं सर कि कर्टोसिस जितना कम हो उतना बेटर है। और मैं चाहता हूं कि सर कर्टोसिस प्लैटिकर्टिक हो और पॉजिटिव स्क्यूड डेटा हो। दोबारा बोलता हूं, मेरा क्या रिक्वायरमेंट है, मैं हमेशा क्या चाहता हूं? मैं उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूं जो स्टॉक प्लैटिकर्टिक हो प्लस पॉजिटिवली स्क्यूड हो। मतलब कि प्लैटिकर्टिक मतलब थिनर टेल्स हो, मतलब कि बहुत
पतली पतली टेल्सों की ऑब्जर्वेशन आती है, बहुत ही कम आती है। और पॉजिटिवली स्क्यूड हो, मतलब कि सरप्राइज अगर मेरे पास आया तो पॉजिटिव रिटर्न का सरप्राइज आएगा, बड़े वाला, ठीक है। तो उस केसेस में ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, ठीक है, इसे कहते हैं। और फैटर टेल्स जो लेप्टोकर्टिक है, फैटर टेल्स लेप्टोकर्टिक कब होती है, जब आपका जो कोफिशिएंट है ना, कर्टोसिस, अगर आपकी कर्टोसिस अगर आपकी 3 से ज़्यादा हो, अगर 3 से कम हो तो प्लैटिकर्टिक बनता है। सर 3 ही क्यों लिखा, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो सिमेट्रिकल होता है कि लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड, उसका कर्टोसिस 3 होता है, तो उसके रिलेटिवली हम देखते हैं कि वो लेप्टोकर्टिक है, प्लैटिकर्टिक है। ओके सर, हमें ना थोड़ा इसमें अनकंफर्टेबलनेस आ रही है स्क्यूनेस के अंदर, कर्टोसिस के अंदर, तो भाई फील करो, अभी के लिए फील करो। डिटेल्ड एग्जांपल और प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके मैं आऊँगा एक अनदर वीडियो के साथ, बिकॉज मुझे लगता है ये वाली प्रॉब्लम बहुतों के साथ होती है। मुझे भी प्रॉब्लम थी जब मैंने CFA L1 स्टार्ट करा था, जब मुझे भी स्क्यूनेस और कर्टोसिस थोड़ी समझ में प्रॉब्लम होती थी। बट जितना मैंने सबको समझाया है वो अब मैंने आपको फील करा के समझाया, इसलिए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स में नहीं गया अभी, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स में अगर मैं एकदम से हैवी चला जाऊंगा तो आपका वो स्टैंडर्ड डेविएशन, मैड वगैरह सब भूल जाओगे। फील लो स्क्यूनेस पॉजिटिवली, मतलब कि अगर सर मुझे सरप्राइज होना है तो मुझे खुशी होनी चाहिए उस सरप्राइज से, ऐसा नहीं मैं गम में डूब जाऊँ। अगर मैं खुशी हो रही है उस वाले सरप्राइज से तो पॉजिटिव स्क्यूनेस है। अगर दुख हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुख हो गया, डिप्रेशन आ गया, काम खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है कि दुनिया बची नहीं, तो नेगेटिव स्क्यूनेस है। ओके, कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, सिग्मा x माइनस एक्स बार का क्यूब अपॉन NSD का क्यूब, मतलब जो उसका वो निकलता है। स्क्यूनेस किसी भी डेटा की निकालनी हो तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। डेटा आपके पास है ही, उसकी स्क्यूनेस आप निकाल के देख सकते हो। बाकी डिटेल एग्जांपल के साथ मैं आऊंगा इसके साथ, ठीक है। कर्टोसिस का मतलब क्या होता है सर, फ्लैट फैटर टेल्स और थिनर टेल्स। फैटर टेल मतलब ज्यादा ऑब्जर्वेशन उसके अंदर है, टेल्स के अंदर है। मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे नहीं चाहिए कि भाई मेरा BP ऊपर नीचे एकदम से होता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि कम कम हो ना, ठीक है। अगर भाई मुझे सरप्राइज आ रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट हो गया, ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत लॉस झेल लूँगा, तो मैं थिनर टेल चाहता हूँ, प्लैटिकर्टिक चाहता हूँ, लेप्टोकर्टिक मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ठीक है। तो और इन सच केसेस, नॉर्मल सिनेरियो, एज अ ह्यूमन बीइंग सब क्या चाहते हैं कि मैं खुश हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। और जो ऑब्जर्वेशन आए ना खुशी की और गम की बहुत कम ऑब्जर्वेशन आए, एज सच कि भाई वंस इन अ ब्लू मून कभी आपका मुझे गम झेलना पड़ रहा है, ठीक है। सब यही चाहते हैं, तो सब क्या चाहते हैं, सब चाहते हैं सर प्लैटिकर्टिक हो और पॉजिटिवली स्क्यूड हो। उसके बाद मैंने आपको मूवमेंट इन द डेटा बताया कि फर्स्ट मूवमेंट हमने पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी, सेकंड मूवमेंट होता है आपका डिस्पर्जन, थर्ड मूवमेंट होता है आपका स्क्यूनेस और फोर्थ मूवमेंट होता है आपका कर्टोसिस। और वो आपको नंबर से ही पता लग रहा होगा, फोर्थ मूवमेंट मतलब फोर्थ पावर, और स्क्यूनेस की थर्ड पावर जो कोएफिशिएंट आया था, स्टैंडर्ड डेविएशन की सेकंड आता है, और सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड में तो कोई पावर चलती ही नहीं, उसकी मतलब पावर 1 होती है। तो फर्स्ट मूवमेंट इज दिस, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर एंटायर चैप्टर फॉर द ऑर्गेनाइजिंग, विजुअलाइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग डेटा, एंड आई होप आपको पूरा समझ में आया है। नाउ गो टू योर कोर, ओके, गो टू योर CFA फाउंडेशन कोर, उसके अंदर जाके चैप्टर एंड क्वेश्चन कर लो, या फिर आप CFA L1 के भी एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन कर सकते हो, आप सब कुछ कवर अप कर लोगे। ओके, नाउ जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कैलकुलेटर है, राइट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप परचेज भी कर सकते हो, अदरवाइज ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अंदर एक फंक्शन है स्टार्ट करके एक फंक्शन है, ये वाला 7 है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, पहले तो आपको जो मैंने होमवर्क दिया है वो आप करोगे ही करोगे, जो मैंने अभी आपको होमवर्क दिया है ना, वेट अ सेक, लेट मी नो, ये वाला होमवर्क दिया, आप ये करोगे। इसको आप पहले जैसे मैंने निकाला है इस तरीके से आप खुद प्रैक्टिकली निकाल के देखोगे। उसके बाद आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि हम नॉर्मली एग्जाम के अंदर इतना बड़ा सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे करोगे सर, सेकंड आता है बटन, ये वाला सेकंड स्टार्ट, जो 7 बटन के ऊपर है, 7th वाला, ठीक है, उसे दबाया, उसमें ना X कॉलम आएगा, सेकंड स्टार्ट करोगे X01 आएगा लिखा हुआ, क्या आएगा सर,
x01 आएगा, x01 आएगा, इसके अंदर क्या डालना है 20, फिर डबल एरो नहीं सिंगल एरो, फिर आएगा पहले आएगा x01, उसके अंदर मैं क्या डालूंगा 20, y01 आएगा उसके अंदर डालूंगा 0, फिर x02 आएगा फिर डालूंगा 30 और y02 आएगा उसे डालूंगा मैं 0। ऐसे ही यहाँ पर x06 पे 70 डलेगा और y07 पे 0 डलेगा। एट लास्ट जब ये हो जाएगा फिर आप करोगे सेकेंड, दोबारा से दबाओगे सेकेंड स्टार्ट 8 नंबर वाला बटन, ठीक है 8 नंबर वाला बटन। यहाँ पे मेरे से गलती होगी, ये 7 नंबर पे डेटा है, डेटा आप इनपुट करोगे और स्टार्ट, डेटा आप इनपुट करोगे और स्टार्ट से आप निकालोगे, ठीक है। मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, हाँ अब आप विजिबल होगा। क्या करना है सर, पहले हमें सेकेंड डेटा के अंदर हमें x0 1 2 3 4 5 6 डालना है, उसके बाद y को तो हमें 0 0 0 रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टार्ट 8 वाला बटन दबाओ, ठीक है 8 वाला बटन दबाओ, एरो डाउनवर्ड प्रेस करो, आपके पास आंसर आएंगे। क्या आंसर आएंगे सर, आपके पास मीन आएगा, SD आएगा, पॉपुलेशन का आपका म्यू आ जाएगा, आपको सिग्मा आ जाएगा, ये सब आपको डेटा के अंदर डाल के आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लेके आऊँगा एंड देन वी सॉल्व द सेम टुगेदर, ठीक है। चलो जी चलो, सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर। जब तक अपना ध्यान रखो, अपने चाहने वालों का ध्यान रखो एंड अपने देश का ख्याल जरूर रखो। बाय बाय, सी या।